welcome back to UGC Plugin in the literature series of HPSC PGT English। आज से हम शुरू करने वाले हैं लिटरेचर की मैराथन आप सबकी डिमांड पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ लिटरेचर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कोई मॉडल टेस्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि मैंने इन्हें कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर्स के पीजीटी के पेपर से, ताकि आपको उस डिफिकल्टी लेवल के प्रैक्टिस मिले जिस लेवल के क्वेश्चंस हमें रियल एग्जाम में आ सकते हैं। अराउंड 800 to 900 क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वो भी टॉपिक वाइज। हमारी कोशिश रहेगी कि 600 to 700 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूं लिटरेचर से रिलेटेड। इससे लिटरेचर से हमारे 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस लाइव सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी दिए हैं। बाकी आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग 2000 के अराउंड क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। 50-50 क्वेश्चंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। जनक मैम भी आपको बाकी के सेक्शन से क्वेश्चंस करवा ही रही हैं। इस तरह से हम चारों सेक्शन से टोटल 5000 के अराउंड क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कवर कर पाएंगे, जो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी एक स्ट्रैटेजी रहती है। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फॉर श्योर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जिसमें ऑथर की खुद की लाइफ की डिटेल्स हों। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने शुरू से लेकर अपने डेथ तक एक बुक में लिखते वो जा रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे थे। सो वो जो बुक है वो है द प्रिलूड बी। प्रिलूड जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, इनकम्प्लीट वर्क है। इतना बड़ा वर्क होते हुए भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑथर ने उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी थी। वो उसको कभी भी पब्लिश नहीं कर पाए अपने लाइफ टाइम में। उनकी डेथ के बाद 1850 के बाद उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश किया। इसमें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, उनके फ्रेंड्स कौन थे, लेक पोइट्स कौन थे, हर डिटेल, उनकी वाइफ, उनका जो पहले जिससे उन्होंने शादी की थी, उनकी सिस्टर के बारे में सब कुछ आपको इस वर्क में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा से ही नेचर लवर रहे हैं। नेचर उनको एक गाइडिंग फोर्स लगती है, नेचर उनको एक टीचर की तरह लगती है। सो ये जो लाइन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम द टेबल टर्न में से आई है। द टेबल टर्न जो है एक इंपॉर्टेंट पोएम है। ए विल बी द आंसर। ए हिम इज, हिम क्या होता है? हिम होती है एक रिलीजियस पोएम, ठीक है। सो हिम का मतलब होता है ए पोएम ऑफ प्रेज। अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये चर्च सॉन्ग क्यों नहीं है, डी ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है। डी इसलिए नहीं है क्योंकि हिम सिर्फ चर्च में नहीं गाई जाती। हिम जो है वो हिंदू धर्म में भी गाई जाती है, हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है। सो किसी भी रिलीजन में हिम्स हो सकती हैं। बेसिकली हिम का मतलब है ऐसी पोएम जिसमें प्रेज की जाए गॉड की, डेइटीज की, कोई भी गॉड हो उसकी जो प्रेज की जाती है। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको लिटरेरी टर्म्स में से आ सकते हैं। सोनेट क्या है, पिकारेस्क नॉवल क्या है, सो एलिट्रेशन क्या है, ऑक्सीमोरोन क्या है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिटरेरी टर्म्स से आएंगे। बेशक हमारे सिलेबस में उन्होंने लिटरेरी टर्म्स नहीं लिखा है, बट जो सिलेबस है उसी के अंदर वो चीज़ कवर होती है। लिटरेरी टर्म्स आप कैसे कर सकते हैं? हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी 4 लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने 100 से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो कवर की हुई हैं। आप सिर्फ एक बार उनको सुन भी लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो आप जाइए, उसको आप चलते फिरते भी सुन ले तो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स सारी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शाले इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का क्या एक्सप्लेनेशन पीबी शाले ने दिया है? सो पीबी शाले कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? रीजन,
पुशिंग अवे इमोशंस। रीजन यहाँ पर कारण वाला रीजन नहीं है, रीजन यहाँ पर तर्क है। रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, यानी कि जब हम इमोशंस को खत्म करके, हम इमोशनल फूल ना बन के, जब हम तर्क के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं, तर्क के बेसिस पर कोई चीज सोचते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पीबी शैले के अकॉर्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। सो जॉन कीट्स एक पोइट, सिर्फ एक पोइट नहीं थे, उन्होंने फार्मासिस्ट का लाइसेंस भी लिया हुआ था, बट वो पूरी लाइफ अपनी पोइट्री से ही बंधे हुए थे, उन्होंने कभी भी इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया। Which of the following books was translated by John Keats? जो भी लोग ग्रीक ऑथर्स को ट्रांसलेट करते हैं, उनके बारे में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो जॉन कीट्स ने भी ग्रीक लिटरेचर से ट्रांसलेशंस किए हैं, और यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसमें से एनिड को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। एनिड वर्जिल का एक वर्क है, वर्जिल्स एनिड, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की डेथ का क्या कारण था? उनकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उस टाइम पर टीबी की कोई दवाई नहीं थी, बहुत कुछ साल पहले ही टीबी की दवाई जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हुई है, गवर्नमेंट ने इसको इजीली अवेलेबल कराया है। उससे पहले लोगों की टीबी के होने से डेथ हो जाती थी। सो जॉन कीट्स की, उसकी फैमिली में कई लोगों की टीबी से डेथ हुई थी। Who called the wasteland a music of ideas? वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने कहा है? आई.ए. रिचर्ड्स ने। आई.ए. रिचर्ड्स कौन है? अगर आप क्रिटिसिज्म और थ्योरी पढ़ते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेट करते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स एक रिनाउंड थ्योरिस्ट हम इनको कह सकते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स ने वेस्टलैंड के बारे में ये कॉमेंट कहा है। वट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन? सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स की एक पोयम। मैंने सोनेट को बहुत डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि पेट्रार्कल सोनेट्स क्या हैं, या इंग्लिश सोनेट्स, या इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहा जाता है। सोनेट जो है वो कौन से मीटर में लिखा जाता है? सोनेट जनरली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। बी विल बी द आंसर, ये आपको याद रखना है। ये भी लिटरेरी टर्म्स का एक क्वेश्चन है। Who invented the term sprung rhythm? sprung rhythm भी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताया है। sprung rhythm जो है वो इन्वेंट की थी G.M. हॉपकिंस ने, यानी कि A will be the answer, G.M. हॉपकिंस। Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? एपिलॉग क्या होता है गाइज? एपिलॉग होता है एक छोटा पीस ऑफ राइटिंग जिसको किसी भी वर्क के पीछे या किसी भी प्ले के पीछे जोड़ दिया जाता है। किसी बुक या किसी प्ले के पीछे वो क्या करता है? वो कमेंट्री करता है, वो जो वर्क है वो बेसिकली उस बुक में या उस प्ले में जो हुआ उसके ऊपर कमेंट्स करता है। शेक्सपियर ने भी एक एपिलॉग जोड़ा है टेम्पेस्ट के साथ। ए विल बी द आंसर, टेम्पेस्ट उनका लास्ट प्ले हम कह सकते हैं, उसके साथ उन्होंने इसको जोड़ा है। एडिपस कॉम्प्लेक्स इज, एडिपस कॉम्प्लेक्स भी एक लिटरेरी टर्म है। एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जब एक बेटे की, ए सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, एक लड़के की अट्रैक्शन उसकी मदर की तरफ ज्यादा रहती है, उसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बेसिकली लिटरेचर में इसका आपको बार बार दिखेगा यूज। और ये आई कहाँ से है? ये ग्रीक लिटरेचर से आई है। सोफोक्लिस नाम के एक प्लेराइट थे जिन्होंने एडिपस रेक्स करके एक प्ले लिखा है। बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसमें एक राजा अपनी ही मदर से गलत फैमिली में शादी कर लेता है, उसको नहीं पता होता कि वो उसकी मदर है, एंड बाद में फिर वो अपने आप को उसकी सजा देता है, अपनी आंखों को फोड़ लेता है। वहीं से ये टर्म जो है आई है। इसी के अपोजिट एक और टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जब एक लड़की अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड रहती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सन्स एंड लवर्स में भी यही टर्म यूज की गई है। सन्स एंड लवर्स जो नॉवल है। Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? ये जो सुंदर सी लाइन है पीबी शैले के लिए किसने कही है? ये कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सी विल बी द आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक ऐसे लिखा था, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, उसी में पीबी शैले के लिए ये लाइन्स उन्होंने लिखी हैं। बेसिकली इन लाइन्स का मतलब क्या है, क्यों लिखी गई हैं?
पीबी शैले की जो डेथ है वो डूबने की वजह से हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में, 30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। एंड जब पीबी शैले जिंदा थे, जब वो लिख रहे थे, उनके बहुत सारे वर्क्स जो हैं पब्लिशर्स रिजेक्ट कर देते थे, बट जब पीबी शैले की डेथ हुई उसके बाद इनके वर्क्स को काफी पॉपुलैरिटी मिली। सो उसी के रिगार्डिंग ये कोटेशन मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? ये दावा किसने किया है? ये जो लाइन्स हैं जॉन रस्किन ने लिखी हैं। बी विल बी द आंसर। The line these are special providence in the fall of a sparrow occurs in, ये जो लाइन्स हैं ये लाइन्स हैं हैमलेट से। हैमलेट ने ये लाइन्स कही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हैमलेट इस चीज में गहरा विश्वास रखते हैं कि जो फेट है, जो हमारी किस्मत है, एंड विल ऑफ गॉड, जो भगवान की इच्छा है, उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं उसको बदल दूंगा, हैमलेट कहते हैं कि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। बेसिकली ये जो कोटेशन है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ऑफिलिया के रिगार्डिंग लिखी थी, उसका भी एक बुरा फेट था। The rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare. शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइन ली गई है? ये लाइन ली गई है टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट के एक्ट 5 सीन 1 से ये लाइंस ली गई हैं, और प्रोस्पेरो नाम का एक कैरेक्टर है जो ये लाइंस को बोलता है। बेसिकली प्रोस्पेरो जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को और किंग ऑफ नेपल्स को माफ कर देगा जो भी उन्होंने उसके लिए किया, और वो अपना जो मैजिक है उसको लीव कर देगा, छोड़ देगा, और इन सबको जो भी उन्होंने गलत किया उसके लिए उनको माफ कर देगा। वेंजिनेंस का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। सो वो अब बदला नहीं लेना चाहता, वो उनको माफ कर देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? किसने कहा कि कीट्स एक ग्रीक है? सो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं पीबी शैले के। अब इसका मतलब क्या है? ही वॉज ए ग्रीक, वो तो ग्रीक नहीं थे, वो तो इंग्लैंड में बॉर्न थे। बट कीट्स जो है वो ग्रीक कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो वहाँ की आर्ट, वहाँ के कल्चर को बहुत प्रेज करते थे, इसीलिए कीट्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ही इज नोन फॉर हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहाँ के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। दे लव द ग्रीक आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर। सो इसीलिए ये जो वर्ड है हेलेनिज्म, ये भी किड्स के साथ जोड़ा जाता है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है इसको लैंग्वेज चेंज करके वो आपसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ ले। Which stanza form did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी देखा है, तो आपको इसको याद रखना है। ओड टू वेस्ट विंड में उन्होंने टर्जा राइमा यूज किया है। सी विल बी द आंसर। टर्जा राइमा क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स, 3-3 लाइनों के जो स्टेंजा होते हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। इसमें क्या होता है? ए बी सी डी सी, इस तरह से राइम स्कीम बनाई जाती है कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन की सेम होगी, फिर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन की सेम होगी। तो इस तरह से 3-3 के स्टेंजा इसमें बनते हैं। ए, फिर बी से शुरू होगी बी, फिर सी से शुरू होगी सी, इस तरह से टर्जा राइमा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रट्टा लगा लो। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री इज, कीट्स की पोइट्री की मेन जो थीम है, या हम किस तरह से कीट्स की पोइट्री को डिफाइन करते हैं, सी विल बी द आंसर। उनकी पोइट्री में सेंसुअसनेस होती है। सेंसुअसनेस क्या होती है? कि उनकी पोइट्री में क्वालिटी है ऑफ अफेक्टिंग द फिजिकल सेंस। वो माइंड और हर्ट को इम्पैक्ट करने की बजाय हमारे फिजिकल सेंसेस को इम्पैक्ट करती है। ए डेक्टिल इज अ मैट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ, ये भी एक लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है। सो डेक्टिल क्या होता है? डेक्टिल होता है जिसमें 3 सिलेबस हो। एक मीटर, एक मीट्रिकल फूट, एक फूट जिसमें क्या होता है? पहला जो सिलेबस है वो स्ट्रेस्ड होता है, उसके बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। इस तरह से 3 सिलेबल्स इसमें होते हैं, एक स्ट्रेस्ड, 2 अनस्ट्रेस्ड। इसका रट्टा लगा लो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है। हमने अपने लिटरेरी टर्म्स वाले लेक्चर्स में भी इन चीजों को डाला है।
द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मेटाफिजिकल पोइट्स, जब मेटाफिजिकल पोइट्स एलिजाबेथन एज में लिख रहे थे या जेकोबिन एज में लिख रहे थे, उनको नहीं पता था कि उनको मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। बट बाद में जब उनको पढ़ा गया तो इनके लिए एक टर्म यूज की गई, जॉन डन एंड पार्टी जो भी वो लोग थे। सो इनके लिए ये जो टर्म है सबसे पहले यूज की थी डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। An extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage is called. स्टेज पर कोई भी कैरेक्टर अगर अकेले अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपने मन में अपने विचारों को सोच रहा है, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी, जब हम मन में कुछ सोच रहे होते हैं, बट अब प्ले में तो मन में आप सोचोगे तो ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। सो वो जो मन की बात है ऑडियंस को बताई जाती है, और कोई स्टेज पर नहीं होता या और कोई उस बात को नहीं सुन सकता, जो स्टेज के कैरेक्टर्स हैं उसको कहते हैं सॉलिलॉक्वी। बेसिकली जो एलिजाबेथन ड्रामा है उसमें सॉलिलॉक्वी का बहुत यूज किया गया है। शेक्सपियर ने सॉलिलॉक्वी को अपने प्लेज में बहुत यूज किया है। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर क्या है और किसने लिखा है? ये एक ऐसे है जो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चिमनी स्वीपर्स के नाम से विलियम ब्लेक ने एक पोयम लिखी है, बट प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स एक ऐसे है जो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से बोल रही हूँ, पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी जब हम रोमांटिक एज पढ़ रहे थे। Who among the following made the statement, poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty? ये जो कोटेशन है ये किसने कही है पोइट्री के बारे में? ये जो कोटेशन है ये लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सी विल बी द आंसर। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? बहुत आसान क्वेश्चन है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए किसको माना जाता है सबसे फेमस? रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हम पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में। सो डी विल बी द आंसर। वट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट देखो कितने आसपास के टाइटल्स उन्होंने दिए हैं, कितने सिमिलर से टाइटल दिए हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वट यू विल, बी विल बी द आंसर, और वट यू विल। सो ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है शेक्सपियर की, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, आपको जरूर से जरूर इसकी डिटेल्स भी पढ़कर जानी चाहिए और इंटरेस्टिंग सी भी है। टेनिसन सक्सीडेड हुम एज पोएट लोरेट ऑफ इंग्लैंड? यानी कि टेनिसन से पहले, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पहले कौन पोएट लोरेट थे? सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लोरेट थे। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी एंड टेनिसन जो हैं वो पोएट लोरेट बने थे। उसी साल टेनिसन की शादी भी हुई थी, उसी साल उन्होंने अपना सबसे फेमस वर्क इन मेमोरियम भी पब्लिश करवाया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1850, उसी साल वो जो हैं पोएट लोरेट भी बने थे। किड्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू? किड्स ने अपनी जो बहुत ही फेमस बुक एंडीमियन किसको डेडिकेट की है? उन्होंने ये बुक डेडिकेट की है थॉमस चेटर्टन को। थॉमस चेटर्टन कौन है? थॉमस चेटर्टन एक ऐसे पोइट हैं जो 17 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने इतना अच्छा लिखा था कि जब उन्होंने पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर्स को अपने वर्क्स दिखाए तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जरूर कॉपी है, ये तुम्हारा वर्क नहीं हो सकता, यू आर जस्ट 17, इतनी मैच्योर पोइट्री तुम नहीं लिख सकते। सो थॉमस चेटर्टन के नाम उन्होंने ये डेडिकेट किया है एंडीमियन। Which of the following poets does not belong to the Lake School? लेक स्कूल में 3 पोइट्स आते हैं जिसमें कॉलरिज, साउदी एंड वर्ड्सवर्थ के नाम है। जॉन कीट्स जो हैं वो लेक स्कूल में या लेक पोइट्स में नहीं आते हैं। बेसिकली लेक पोइट्स कौन है? जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पर एक जगह है जहाँ पर नेचर जो है हर जगह वहाँ पर सराउंडेड है एंड वहां पर जो पोइट्स रहते थे उनके ग्रुप को कहते हैं लेक स्कूल। 3 पोइट्स उसमें आते हैं, एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउदी। टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ? किसकी मेमोरी में ये फेमस पोयम इन मेमोरियम लिखी थी? ये एक एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है।
ये लिखी थी आर्थर हेनरी हैलम की याद में। ए एच भी कहते हैं, ए एच हैलम भी हम उनको कह सकते हैं। ए विल बी द आंसर। ये कौन है? ये टेनिसन के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी याद में उन्होंने ये वर्क लिखा है। 131 सेक्शंस की एक बहुत लॉन्ग पोयम है। For which newspaper Charles Dickens reported parliamentary debates? So चार्ल्स डिकेंस जब एक फेमस नॉवलिस्ट नहीं थे, उससे पहले वो एक रिपोर्टर का काम करते थे, एंड उन्होंने किस पेपर में रिपोर्टर का काम शुरू किया था? वो है सी, द पिकविक पेपर्स। द पिकविक पेपर्स will be the answer. Sorry, mirror of parliament will be the answer. B, mirror of parliament will be the answer. मिरर ऑफ पार्लियामेंट में जो है, इन्होंने पार्लियामेंट के जो डिबेट्स हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट किया करते थे, यहाँ पर इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वो चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवल? चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवल है द पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स जो है चार्ल्स डिकेंस ने सबसे पहले पब्लिश किया था, एंड उसको भी एक साथ पब्लिश नहीं किया था, सीरियली आता था वो न्यूज़पेपर में। Which revolution dominates a tale of two cities? Tale of two cities कौन से revolution के बारे में बात करता है, या उस टाइम पर कौन सा revolution चल रहा था जब Tale of Two Cities लिखा गया था? So फ्रेंच revolution उस टाइम पर था। तो रोमांटिक एज जो है उसमें मोस्टली ऑथर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। बी विल बी द आंसर। ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 syllables इज नोन एज। 8 लाइनों के एक स्टैंजा को जिसमें 11 syllables हर लाइन में हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओटावा राइमा। ओटावा राइमा, ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये डेफिनेशन है ओटावा राइमा की, आपसे ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में भी। मैरी शैलेज फादर वॉज विलियम गॉडविन, ए फेमस। सो विलियम गॉडविन क्या थे? विलियम गॉडविन एक फिलोसोफर थे, और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर चलाया था। पहले वो उनकी वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी। एंड ये लोग जो हैं हर चीज में रेस्ट्रिक्शंस को मना करते थे। वो तो ये भी कहते थे कि शादी के बिना अगर लोग रह रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, शादी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। What is the name of Tess's illegitimate child in Hardy's novel? So Tess of the Upper Village अगर आपने पढ़ा है, टेस जो है उसका रेप हो जाता है, एंड उसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है जिसको बैप्टिज्म के लिए हर पादरी मना कर देता है, एंड वो खुद ही अपने बच्चे का नामकरण करती है, और वो अपने बच्चे का नाम रखती है सौरो, दुख। ठीक है, सो सौरो, और उसकी डेथ भी हो जाती है उस बच्चे की, उसको वो दफनाते हुए उसका नाम रखती है सौरो। ए विल बी द आंसर। वट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट? सो जब टेस और एंजल की शादी होने वाली होती है तो एंजल जो है वो, ऐसा क्या होता है कि टेस जो है अपने पास्ट के बारे में एंजल को बताती है। सो एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। एंजल बड़ी बहादुरी से अपने किस्से उसको सुना रहा होता है कि मैंने ऐसे किया था, मेरा उसके साथ अफेयर था। सो वो अपने जो गर्ल्स के साथ उसके अफेयर्स थे उसके बारे में बताना था। सो टेस को भी हिम्मत आती है, वो सोचते हैं कि ये बहुत ओपन माइंडेड इंसान है, मुझे मेरे साथ जो हुआ वो बता देना चाहिए, जबकि टेस की उसमें कोई गलती नहीं थी कि उसका रेप हुआ। तब भी एंजल जो है वो उससे गुस्सा हो जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है। सो ये जो चीज है दर्शाती है उस टाइम की सोसाइटल कंडीशन की, विमेन को क्या किस तरह से समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ के अलावा और किस ऑथर की पोएम्स हमें देखने को मिलती है? हमें एस.टी. कॉलरिज की 4 पोएम्स जो हैं लिरिकल बैलेड्स में मिलती हैं। द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ शैलोट बाय टेनिसन इज। टेनिसन ने लेडी ऑफ शार्लेट लिखा है, उसमें कौन से टाउन को मेंशन किया है? कैमलेट। सी विल बी द आंसर। कैमलेट नाम का टाउन जो है लेडी ऑफ शार्लेट में अपीयर होता है। व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड? सो चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि जो सीरियस है, कंप्लीट है, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड के साथ है? कॉमेडी तो नहीं होती, सीरियस कॉमेडी में तो कॉमेडी होती है। एपिक जो है वो जो है इस डेफिनेशन पे अपीयर नहीं होता, डेफिनेटली वो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है।
बट ये जो डेफिनेशन है ये है ट्रेजेडी की। सी विल बी द आंसर। सो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन दी है कि वो सीरियस भी है, अपने आप में कंप्लीट भी है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। मैंने टीएस एलियट के आपको 2-3 एसेस करने के लिए कहे हैं, उसमें से एक है ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। सो ये लिखा है टीएस एलियट ने, बी विल बी द आंसर। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेल्यूर बाय टीएस एलियट। टीएस एलियट ने कौन से प्ले की तारीफ भी की है और उसको आर्टिस्टिक फेल्यूर भी कहा है? तो वो जो प्ले है वो है सी हैमलेट। हैमलेट ये कहाँ पर लिखा है टीएस एलियट ने? उनके खुद के एक ऐसे में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। उन्होंने पूरा क्रिटिसिज्म एनालिसिस किया है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैंने उठाए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, पूरा नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है रॉबर्ट ली, LEE ली। बी विल बी द आंसर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। Which American president invited Robert Frost to recite at his inauguration ceremony? So कौन से प्रेसिडेंट की इनोग्रेशन सेरेमनी पर रॉबर्ट फ्रोस्ट को इनवाइट किया गया था? इसका आंसर है डी, कैनेडी। कैनेडी जो है अपनी जो प्रेसिडेंशियल सेरेमनी थी उसमें उन्होंने रॉबर्ट फ्रोस्ट को बुलाया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव? सो फ्रोस्ट के अकॉर्डिंग राइट प्लेस फॉर लव इज अर्थ, बी अर्थ। अभी हम अर्थ पर हैं, ना हमने हेवन को देखा है, ना हमने ईडन गार्डन को देखा है, ना पैराडाइज को देखा है। सो हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट प्लेस है फॉर मेकिंग लव, फॉर लविंग पीपल, फॉर लविंग थिंग्स, वो है अर्थ। द शिप इन विटमन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। सो ये पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट में दिया है। ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है ये रेफर करती है डेमोक्रेसी को, ठीक है। Which famous novel of William Faulkner was published in 1929? मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपने ईयर्स याद नहीं किए हैं, कुछ कुछ प्लेज, कुछ कुछ वर्क्स के, कुछ कुछ नॉवेल्स के ईयर्स आपको पता होने चाहिए। नहीं किया है तो क्वेश्चंस के फॉर्म में याद हो जाएंगे। विलियम फॉकनर का 1929 में जो नॉवल पब्लिश हुआ था, एक ही नॉवल उसका बहुत फेमस है, द साउंड एंड द फ्यूरी। When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? 1949 में विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था। Whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate? किसकी डेथ के बारे में, किसकी डेथ के ऊपर ये जो पोएम है लिखी गई है? ये जो पोएम लिखी गई है अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर। अब इसमें क्या खास बात है कि लिखी तो ये उन्हीं की डेथ के ऊपर एक एलिजी है, बट इसमें कहीं भी अब्राहम लिंकन का डायरेक्ट मेंशन नहीं आता है। और ये जो डेथ है, ये जो पोएम है डेथ को मोर्न भी कर रही है एंड नेचुरल वर्ल्ड को सेलिब्रेट भी कर रही है। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन में अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या रोल प्ले कर रहे थे? वो एक ऑथर तो हैं ही, बट उससे पहले जो उनका प्रोफेशन था वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, एम्बुलेंस ड्राइव करते थे। वर्ल्ड वॉर वन में भी वो बहुत सारे सोल्जर्स को और लोगों को इधर से उधर हॉस्पिटल्स में लेकर जाते थे। विच नॉवल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलिट्जर प्राइज? पुलिट्जर प्राइज कौन से नॉवल के लिए मिला था, या हम कह सकते हैं नॉवेला के लिए मिला था? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए उनको जो है ये प्राइज मिला था। इसकी स्टोरी मैंने आपको कल बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो आपको करना चाहिए, इसको डिटेल में करना चाहिए। नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। अगेन इंपॉर्टेंट है, टाइटल इंपॉर्टेंट है, डिटेल हमें नहीं करनी है। निजी म्यूजिकल ने ये वर्क लिखा है। निजी म्यूजिकल बिलोंग्स टू द डैश कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? वो एक जू थे, सी विल बी द आंसर, जूइश कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। मुंबई में उनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए पोएम बाय कमला दास? कमला दास की पोएम्स के नाम आपको पता होने चाहिए। समर इन कैलकटा भी उनकी पोएम है, डांस ऑफ यूनक्स भी उनकी पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजी म्यूजिकल ने लिखा है, तो ये कमला दास की पोएम नहीं है। कृष्णा भी कमला दास ने लिखा है। सो सी विल बी द आंसर।
When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? Ernest Hemingway को नोबेल प्राइज कौन से साल में मिला था? 1954 में. What is the major symbol in Whitman's Songs of Myself? So Leaves of Grass में से ये पोएम है Songs of Myself, और इसमें जो मेन सिंबल है वो भी ग्रास है. D will be the answer. Which American writer was a great influence on वॉल्ट विटमैन? वॉल्ट विटमैन के ऊपर कौन से अमेरिकन ऑथर का इन्फ्लुएंस था? सो डी विल बी द आंसर, एमर्सन. वाल्डो एमर्सन जो है उनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. एमर्सन जो है वो नेचर के बारे में लिखते हैं, ट्रांसेंडेंटल राइटर हैं. द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, लॉन्ग पोएम है, एंड ये जो वर्क है लिखा गया था कमला दास के द्वारा. ये जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था मलयालम लैंग्वेज में, एंटे कथा नाम से इसको कमला दास ने पब्लिश किया था, एंटे कथा. द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज, एसेज ऑफ इलिया की ऑथर कौन है? एसेज ऑफ इलिया जो है चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था. इलिया जो है इन्होंने खुद को कहा है एसेज ऑफ इलिया. इलिया जो है इन्होंने खुद को कहा है. सो चार्ल्स लैम्ब, सी विल बी द आंसर. मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर. सो मुल्क राज आनंद एक इम्पॉर्टेंट रिनाउंड ऑथर हैं, तो उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट हमें पता होनी चाहिए. 2004 में अच्छी लंबी उम्र के साथ उनकी डेथ हुई थी. 2004 विल बी द आंसर. Which of the following is not a work by मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद ने कौन सा वर्क नहीं, सॉरी, नोट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद, कौन सा वर्क जो है मुल्क राज आनंद का नहीं है? सो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी मुल्क राज आनंद ने लिखा है. कूली भी लिखा है, एंड टू लीव्स एंड अ बड भी लिखा है. कांथापुरा जो है वो मुल्क राज आनंद का नहीं है. Who wrote the foreword to Anand's novel Untouchable? Untouchable के साथ forward, forward क्या होता है? पहले हमें forward पता होना चाहिए. forward होता है एक छोटी सी इंट्रोडक्शन. किसी भी बुक के साथ ऑथर के अलावा अगर कोई भी लिखे उस बुक का इंट्रोडक्शन या उस बुक के ऊपर कोई कमेंट्री, उसको forward कहते हैं. सो अनटचेबल के लिए forward जो है किसने लिखा था? वो लिखा था E.M. फोस्टर ने. E.M. फोस्टर ने एक कमेंट्री लिखी थी अनटचेबल नाम के नॉवल के लिए, एंड वो जो है फिर उसके बाद के जो एडिशंस हैं उनके साथ लास्ट में इसको पब्लिश किया जाता था. E.M. फोस्टर ने बेसिकली इसकी बहुत तारीफ की है. द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्म्ड एज, ये भी एक लिटरेरी टर्म है. जब अच्छे को रिवॉर्ड दिया जाए और बुरे को सजा मिले, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं पोएटिक जस्टिस. सी विल बी द आंसर, पोएटिक जस्टिस. पोएटिक जस्टिस मतलब जिस बुक में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, मतलब हैप्पी एंडिंग जब होती है उसको हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं. द टर्जा राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ, टर्जा राइमा ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. टर्जा राइमा में होती है 3 लाइन्स, एक स्टेंजा में 3 लाइन्स. ब्लैक शीप मीन्स, ब्लैक शीप एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है एक बुरे कैरेक्टर के लिए. ए विल बी द आंसर, ए बैड कैरेक्टर, है ना. ब्लैक शीप बहुत जगह पर यूज होता है लिटरेचर में. आप जनरल इंग्लिश में भी इसको एक फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं. व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन? टू कैरी समथिंग आउट भी एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग. ए विल बी द आंसर, टू डू समथिंग. Which of the following was Charles Lamb's very good friend? चार्ल्स लैम्ब के बहुत अच्छे दोस्त कौन थे? क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज, शैले या कीट्स? नहीं, कॉलरिज विल बी द आंसर, बी. कॉलरिज के साथ जो है, कॉलरिज ने बल्कि लैम्ब के ऊपर एक ऐसे भी लिखा है. जब उनकी मीटिंग हुई थी चार्ल्स लैम्ब के साथ, उसके बारे में एक ऐसे भी लिखा है. एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स. देखो वैसे तो एपिक कितनी भी बुक्स में हो सकता है, बट यूजुअली, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, सो एपिक जनरली 12 बुक्स में डिवाइड होता है. चाहे आप पैराडाइज लॉस्ट को ले लो, चाहे आप और भी किसी फेमस एपिक को उठा लो, 12 बुक्स में उसको डिवाइड किया जाता है. बट 24 बुक्स में भी कुछ एपिक्स मिलते हैं, बट यूजुअली 12 बुक्स में उसको डिवाइड किया जाता है. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent words is, कोई भी लाइन जिसमें
साथ साथ जो वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर्स जो सेम हो या उनकी साउंड सेम हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है अनुप्रास या एलिट्रेशन का। पी इसमें जो है रिपीट हो रहा है, प साउंड भी रिपीट हो रहा है। सो जहां पर सेम साउंड रिपीट हो या सेम लेटर रिपीट हो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट्टा लगा लो। 1922 में वेस्टलैंड जो है पब्लिश करवाया गया था। Who describes the ideal commonwealth in the play The Tempest? टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ किसने एक्सप्लेन किया है? गोंजालो नाम के कैरेक्टर ने। डी विल बी द आंसर। अब गोंजालो क्या कहते हैं कि जो कॉमनवेल्थ है, जो आइडियल प्लेस है, वेयर देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहां पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेबर का काम नहीं होगा, रैंक्स का इनइक्वालिटी नहीं होगी, ऐसी जगह वो चाहते हैं, ऐसी जगह को वो कॉमनवेल्थ प्लेस कहते हैं। यूटोपियन एक उन्होंने आइडियोलॉजी बना दी। इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर? सबसे पहले लैम्ब ने, चार्ल्स लैम्ब ने कौन सी मैगजीन में अपने एसेस को पब्लिश किया था? एसेस बाय एलियर के नाम से। सो लंडन मैगजीन विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज, शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है वो ऑब्वियसली एक प्ले तो है ही, बट वो एक रोमन प्ले है। रोमन कल्चर से ये कहानी उठाई गई है। सो रोमन प्ले विल बी द आंसर। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवल रिटन बाय, अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इसका रट्टा लगा लो। ए विल बी द आंसर, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलिट्जर प्राइज भी मिला था इस प्ले के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय पी.बी. शाले? पी.बी. शाले ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? सो क्वीन मॉब लिखा है, डेफिनेटली लिखा है। अलास्टर लिखा है, द सेंसी लिखा है, हाइपरियन नहीं लिखा है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाइपरियन जो लॉन्ग पोयम है वो किसने लिखी है, किसका फेमस वर्क है। लेट्स सी आप लोगों को याद है या नहीं। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन चेक करूंगी कि आपको याद है कि नहीं कि हाइपरियन किसने लिखा है। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करेगा एंड किस किस को ये चीज पता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको पता होना चाहिए। पी.बी. शाले के बाकी वर्क्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। डिटेल में हमें ज्यादा पी.बी. शाले को कुछ करना नहीं है। Thank you so much for watching. Kindly stay tuned to UGC plugin for more such video. Thank you so much once again.